हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नया चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से है, जिस पर कि मैंने अब PDF शेयर करना शुरू कर दिया है। तो मैंने वहाँ पर आपको जो बच्चों के जो रिफ्लेक्सेस हैं उसका मैंने PDF शेयर किया है। तो आप होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 पर जाएंगे, सिंपली टाइप करेंगे टेलीग्राम पे और आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य या अच्छा स्वास्थ्य। तो उसको हम क्या कहते हैं? शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण, मतलब शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह करेक्ट होता है यहाँ पर, पूर्ण स्वास्थ्य। ठीक है, तो पूर्ण स्वास्थ्य की संज्ञा, जगह एक ये जो है ये नाम है पूर्ण स्वास्थ्य की संज्ञा, उसकी परिभाषा है ये कि शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान में प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक वृद्धि और विकास को इष्टतम करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग रहित और दुख रहित जीवन नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टता पुष्टता का द्योतक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है? खाद बनाना, गड्ढों को भरना, जलाना या जल में प्रवाहित कर देना। तो व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है? खाद बनाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। सामान्यतः व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है कि उसका खाद बना दिया जाए। इस क्रिया से न ही कोई पूर्ण प्रदूषण होगा और न ही अवशेष का ढेर लगेगा, साथ ही साथ आय प्राप्ति में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवधारणा है। यह कथन किसका है? तो ये वेबस्टर कॉलेजिएट शब्दकोश का है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, या JF विलियम के द्वारा है, या वुडवर्थ के द्वारा है। तो जब भी आप देखेंगे कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य तीनों की बात किसके द्वारा की गई है? यह WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष से अधिक आयु के वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? शेफर की विधि, सिल्वेस्टर की विधि, लैबोर्ड विधि एवं नेल्सन विधि। तो 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे को कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी विधि दी जाएगी? तो वहां पर आपको विधि दी जाएगी शेफर विधि। तो ये किसका? शेफर विधि जो मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम श्वसन के लिए। इस विधि में सर्वप्रथम शेफर विधि में होता क्या है? इस विधि में क्या होता है? सर्वप्रथम व्यक्ति की कोट आदि वस्त्र को उतार दिया जाता है। रोगी को पेट के बल लिटाकर सिर एक करवट की ओर रखा जाता है। शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। तो ये क्या होती है? ये शेफर विधि होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान रहे हों, तो वह कैसा परीक्षण है? व्यापक परीक्षण है, विभेदी कारक परीक्षण है, विश्वसनीय परीक्षण है, या वैध परीक्षण है। तो जब भी ये टर्म आपको मिले कि एक परीक्षण है, एक टेस्ट है, उसको एक जगह अलग जगह किया जा रहा है, दूसरी जगह अलग जगह किया जा, तीसरी जगह अलग कर रहे हैं, तो हम क्या करें? आंसर हमेशा क्या आ रहा है? सेम ही आंसर आ रहा है, कुछ भी उसमें अलग नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? उसकी विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। जबकि वैध परीक्षण अक्सर आपसे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से प्रश्न आते हैं। और वैध परीक्षण क्या होता है? तो हमें पॉइंट को पकड़ना है। वैध परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके लिए, जिस चीज के लिए वह टेस्ट बनाया गया है वह उस पर खरा उतरे, वो क्या है? आपका वैध परीक्षण होता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है विश्वसनीय परीक्षण, ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किया जाता है? कौन सी ऐसी प्रेक्षण तकनीकी है
जिसमें विशिष्ट लघु अवधि के लिए तो प्राकृतिक प्रेक्षण, अनौपचारिक प्रेक्षण, समय प्रतिचयन प्रेक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये है आपका समय प्रतिचयन प्रेक्षण जो है यह क्या है, ये लघु समय के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग जो टाइम सैंपलिंग ऑब्जर्वेशन जो है यह क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए, एक छोटी अवधि के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जनसाधारण स्तर के ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम में पंचायत राज संस्थाओं का क्रम है। ग्राम सभा, खंड पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत। ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको इसको क्रम में लगा देना है। तो सबसे ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा जो है वह है आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मिनट, जनसाधारण स्तर के ऊपर की ओर शासन के सोपान, मतलब ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना है हमें, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो उसमें हमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें हमें क्या है, ग्राम सभा। सबसे नीचे के स्तर पे कौन सी होगी, ग्राम सभा होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे हमारा ग्राम सभा होगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है, हमारी ग्राम पंचायत हो जाती है। दूसरे नंबर पर ये डी हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे हमारी ग्राम पंचायत हो जाएगी, उसके बाद हमारे ब्लॉक स्तर पे आ जाएंगे तो हम यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद और सबसे ऊपर हमारी कौन सी, जिला पंचायत आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर जिला पंचायत आएगी। तो ए डी बी सी ये नीचे से ऊपर का क्रम है। ठीक है, ए डी बी और सी, तो ए डी बी और सी, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व स्कूली बालक के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी। किसने किया था ये संस्तुति? पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति किसने दी थी? पूर्व स्कूली मतलब प्री स्कूल चाइल्ड। ठीक है, 6 साल के पहले से जो बच्चे थे वो उनकी बात कर रहा है कि ये संस्तुति किसके द्वारा दी गई? कोठारी कमीशन के द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा या एबार्ट एवं वुड समिति के द्वारा। तो यह किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर बी जो है यह यशपाल समिति के द्वारा दी गई, जहां पर क्या उनसे क्या होमवर्क को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट है हमारा समसामयिक विकास परक विस्तार कार्य के लिए किस उपागम को अपनाया जाता है? तो यहाँ पर एकीकृत उपागम, बहुउद्देशीय उपागम, क्षेत्र विकास उपागम या सहभागी उपागम। समसामयिक विकास परक विस्तार कार्य के लिए मतलब विस्तार कार्य, एक्सटेंशन कार्य के लिए किस उपागम को अपनाया जाता है? आप हमेशा शब्द को पकड़ेंगे तो हमें सबसे ज्यादा क्या, सहभागी उपागम, मतलब हमें वहां के लोगों को भी अपने साथ में लेना है। तो विकास परक विस्तार कार्य में सहभागी उपागम, बहुउद्देशीय उपागम, क्षेत्र विकास उपागम, जबकि समसामयिक विकासात्मक विस्तार कार्य में एकीकृत उपागम को अपनाया जाता है। एकीकृत उपागम में सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है। तो सहभागी उपागम को हम करते ही हैं और बहुउद्देशीय उपागम और क्षेत्र विकास उपागम ये तीनों सम्मिलित रहता है। तो ये सब क्या है, यह सब एकीकृत उपागम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिकरण पर बल दिया, फ्रोबेल, जॉन डीवी, प्रोफेसर वॉगले या हर्बर्ट। तो कौन से ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षा के सामाजिकरण पर ध्यान दिया? मतलब कि जो शिक्षा है वह जैसे परिवार प्रथम पाठशाला है हमारी, प्रथम पाठशाला, उसके बाद क्या हम अपने समाज में ही तो प्रवेश करते हैं और अंतः क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। तो यह किसका था? ये हमारे ये कौन थी जो इन्होंने सामाजिकरण पे बल दिया? वो कौन? जॉन डीवी महोदय थे। गैस्ट्रिक एवं डियोडेनल अल्सर की इजाजत में मुख्यतः दिया जाता है कम रेशे एवं ब्लेंड आहार, उच्च रेशे एवं कम वसा युक्त आहार, प्रतिरोधी दवाइयां, उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयां। तो अल्सर में क्या होता है? उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी जो दवाइयां होती हैं उनका क्या किया जाता है? वहां पर उसमें आपको जो है
उच्च रेशे युक्त एवं आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ दी जाती है। अल्सर में घाव हो जाना, डिओडेनम अल्सर का मुख्यतः गर्मी के दिनों में गरीब किसान एवं मजदूर वर्ग के लोगों को अधिक होता है। समय पर भोजन न ग्रहण कर पाने की दशा में यह रोग विकसित हो जाता है। अतः गैस्ट्रिक एवं डिओडेनम अल्सर के इलाज में मुख्यतः उच्च रेशे युक्त आहार व प्रतिरोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसका लक्षण क्या होता है? पेट में भयंकर पीड़ा होना, उल्टी होना, वजन का घटना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्ष के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। तो शरीर की सर्वाधिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है? ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा, अर्थात प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भाग को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कितना? 2/3 भाग होता है। और यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा आदि का समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है शुक्राशय में, अंडाशय में, अग्नाशय में या बणियात में। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह कौन सा है? यह एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और यह कहाँ पर होता है? यह शुक्राशय में होता है, जो वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिका शुक्राशय द्वारा स्रावित होता है। इसी हार्मोन के स्रावण के कारण पुरुषों में दाढ़ी, सीने पर बाल, आवाज में भारीपन, जननांग का विकसित होना निर्धारित होता है। इस हार्मोन का स्रावण सामान्यतः तरुणावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 से 6 मीटर, 7.5 से 9 मीटर, 10 से 11 मीटर और 12 से 13 मीटर। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो वह 7.2 से 9 मीटर तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी है यह हमारा करेक्ट होता है। यह मुंह से आरंभ होकर मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत होता है। यह एक सतत लंबी नली है जिसमें आहार मुंह में प्रविष्ट होने के बाद ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा से होते हुए मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्रावित किया जाता है। जो एमाइलेज है वो किस एंजाइम के द्वारा एमाइलेज एंजाइम स्रावित किया जाता है? किसके द्वारा? मुख के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, आमाशय के द्वारा, ए तथा बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों किसके द्वारा? जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है एमाइलेज मुख में तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है, ए और बी अग्नाशय। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, ये मुख में और अग्नाशय दोनों में, पैंक्रियाज में और मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें पाया जाता है। AMY1 के नाम से जो एमाइलेज है उसको जाना जाता है और AMY2 के नाम से अग्नाशय वाले को हम जानते हैं। AMY2 के नाम से अग्नाशय वाले को जानते हैं और AMY1 वाले को हम मुख वाले के नाम से जानते हैं और दोनों क्या है? सिमिलर हैं। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा में ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात की लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बुद्धि के रूप में, श्वसन में, परिसंचरण में या मूत्रीय में। तो ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को किसके रूप में परिभाषित? इसको श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। किसमें? श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? संधियों के द्वारा, ऊतक के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा या कंडराओं के द्वारा? तो
पेशियों के सिरे अस्थियों से किस चीज से बंधे हुए रहते हैं? तो यह किसके द्वारा बंधे होते हैं? कंडराओं के द्वारा बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। कंडराओं का निर्माण असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से होता है, जो कि त्वचा की डर्मिस, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों तथा तंत्रिकाओं का आवरण भी बनाते हैं। कंडराएं शारीरिक गति को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी कौन सी है? कंकाल मांसपेशी, कोमल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सी है? कंकाल मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर ए है जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, यह मूल्य का एक साधन है। कौन सा? भाषा, संस्कृति, स्त्री, पुरुष। ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स पे पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके रखें कि क्या है कि मूल्य का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। जो लैंग्वेज है वह क्या है? हमारे जो वैल्यूज हैं उनका क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है, सोर्स है। मनुष्य के जीवन में भाषा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। भाषा मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने और उनके विचारों को अपने तक लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने पर समस्या या अपनी इच्छाओं के आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाह्यकारी समस्याएं, अंतःकारी समस्याएं, सामान्य वृद्धि या सभी? तो यहाँ पर जो यहाँ है कि समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने पर, जो समूह के साथ मतलब जैसे बच्चा एक समूह में रहता है तो आपस में कुछ क्रियाएं करता है और उसमें समस्या या अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं को बता पाने में अगर हम अपनी बता नहीं पा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को बता नहीं पा रहे हैं, तो उस समस्या वाले बालक को हम क्या कहते हैं? तो उस समस्या वाले बालक को हम कहते हैं, तो उसको हम क्या? अंतःकारी समस्याएं कहते हैं। ठीक है, कि जैसे अपनी समस्या को जब बता नहीं पा रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या? उसके अंदर जो है उसके अंदर कौन सी? इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स, अंतःकारी समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौन परिपक्वता, ठीक है, कब आती है? यौन परिपक्वता है ये कब आती है? उच्चतर बुद्धि वाले बालक देर से आती है, सामान्य समय से पूर्व आ जाती है, सामान्य समय पर आ जाती है, या उक्त में से कोई नहीं। तो जिन बच्चों का मेंटल लेवल क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा होता है, उसमें क्या होता है? उसमें जो यौन परिपक्वता है वह समय से पहले आ जाती है, तो सामान्य समय से पूर्व आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। बच्चों में भाषा विकास को किस माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? कहानी सुनाने के द्वारा, बातचीत के द्वारा, सामाजिक भागीदारी के द्वारा, या एकल खेल के द्वारा? तो एकल खेल के द्वारा तो किसी भी बच्चे में भाषा का विकास हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हम देखेंगे तो हमारे हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पे देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, और दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ये वाला करेक्ट हो जाता है कि बिल्कुल भाषा साधन है जिससे क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का एक समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। बच्चों में भाषा के विकास के लिए कहानी सुनाना, बातचीत के द्वारा, सामाजिक भागीदारी के द्वारा और भी कई माध्यम है जिनके द्वारा क्या भाषा का विकास कर सकते हैं, लेकिन एकल खेल के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जब अकेले खेलेगा तो उसका क्या? भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। शिशुओं में ग्रैस्पिंग, रूटिंग, सकिंग को क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट, ट्रेंड, कंडीशन रिफ्लेक्स या एडाप्टिव रिफ्लेक्स? तो उसको क्या हम कंडीशनिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होता है यह कौन सा सही हो जाता है? यह हमारा कौन सा सही होता है कि आपका उसको हम कहते हैं एडाप्टिव रिफ्लेक्स
के नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जैसे ग्रेस्पिंग क्या है, जैसे अगर बच्चा है उस पर हम बच्चे के हाथ पर पाम पर क्या उंगली रखेंगे तो वो क्या करता है, बच्चा उस उंगली को पकड़ने की कोशिश करता है। ये क्या इसके अंतर्गत आता है। रूटिंग रिफ्लेक्ट की बात करें तो रूटिंग रिफ्लेक्ट है जैसे बच्चे का मुंह, जैसे फीडिंग कराने के लिए माँ जैसे ही उसको करवट करती है वो क्या करता है, ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और उसी तरह जैसे बॉटल को हम पास में लेके आते हैं तो बच्चा ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या है आपका रूटिंग, मतलब वो जो उसी दिशा में अपने आप को थोड़ा सा टर्न कर लेना, ये क्या है आपका रूटिंग रिफ्लेक्ट है। सकिंग क्या है कि बच्चे के मुंह के पास जैसे ही हम कोई चीज़ लेकर के जाते हैं वो क्या करता है, चूसना स्टार्ट कर देता है। और हाँ, ये जो एडेप्टिव रिफ्लेक्स है ये एक निश्चित समय के बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये नवजात शिशु के ये रिफ्लेक्शंस हैं। तो और साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि मेरा होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर मैंने इसका पूरा जो आपका न्यू बॉर्न का जितने भी रिफ्लेक्शन है वो पूरा मैंने शेयर किया है। तो आप प्लीज़ उस पर जाएं और जा करके वहाँ से पूरा PDF है, आप देख लें, एक एक रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें कौन सा संवेग नहीं होता है, आनंद, क्रोध, उत्साह, डर। तो उस समय बच्चे में कौन सा संवेग नहीं होगा, उसमें डर का संवेग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। और यह इसमें क्या होता है, इसमें संवेग, ये जो यह अवस्था संवेग प्रधान होती है तथा बालकों के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, उत्साह, ये सारी चीजें, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाती हैं। और फ्रॉइड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डर का संवेग नहीं होता है। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। यह किसका उदाहरण है, विस्थापन का, प्रतिगमन का, निरोध का या प्रक्षेपण का। तो यह किसका है, यह विस्थापन का है, क्योंकि एक जगह से अपने गुस्से को, मतलब मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता, तो क्या करेगा, वो बच्चे को अपने पीटना शुरू कर देगा। तो वहां पर दूसरी जगह उसको ले जाके स्थापित कर दिया और अपने दिमाग को खाली कर दिया। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अपने मालिक का गुस्सा उसके सामने ना निकाल कर बच्चे पर निकाल रहा है, डांट रहा है या पीट रहा है, जो भी कर रहा है। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। सह परिचर पर आने वाला व्यय, औषधि की आपूर्ति, अस्पताल में कर्मी की संदन शुल्क, भोजन पर किया गया व्यय। तो यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति महिलाओं के अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से औषधि की आपूर्ति लागत व्यय शामिल है। तो कौन सी औषधि की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह शामिल है। नेक्स्ट है, टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, बेचैनी कम करने के लिए या विषाणु जनित संक्रमणीय रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए। तो टीकाकरण बच्चों में क्यों आवश्यक है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए और विषाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, बिल्कुल नहीं। पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए टीकाकरण नहीं किया जाता है। दूसरा और चौथा और दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर जो दूसरा और चौथा, ये चौथा तो सही है लेकिन दूसरा नहीं सही है, तो इस जगह पे होना चाहिए था पहला और चौथा। तो यहाँ पे पहला और चौथा करेक्ट होता है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, गलत है ये सारे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा सही होगा। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से है, उस पर भी जा करके आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहें आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ओके, कीप लर्निंग।